और जब हम जेल से आए तो माँ हमारी बोल रही थी कि छोड़ना दो ये सब, कोनो फायदा नहीं है, लोग खतरा लड़ा तरह लोग का जाने साथ दी कि ना दी। अगर हो सकता है कि भविष्य में हम अगर उसी लालू यादव के जैसा हम बिहार चलाने लगे तो शायद कोई फिर से विपुल चौबे खड़ा हो जाएगा, कोई मनीष कश्यप खड़ा हो जाएगा, आंखों में आंखें डाल के सत्ता गिराने की बात करेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और स्पेशली बिहार से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अभी हमारे बगल में बैठे हैं विपुल भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ दिन पहले आपके बारे में सुना और मैं भी गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ, आप भी गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्टैंड लिया है। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये रहेगा आपकी स्टोरी जानने से पहले कि आखिर क्या ऐसा बात हो गया था कि आपको काला झंडा लेकर रोड पे उतरना पड़ा? देखिए, हमको लगता है कि अगर आप बिहार के नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं, हाँ, तो उस हिसाब से अगर किसी छपरा में, किसी मशरक में अगर जहरीली शराब पी करके कोई मर जाता है तो हमको लगता है कि उस जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये प्रश्न उठना चाहिए सरकार से कि आप उस पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले, बिल्कुल। दूसरा कि हम लोग को गोपालगंज में जितने भी युवा हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो लोग गोपालगंज से निकल करके किसी इलाहाबाद में जाते हैं, किसी दिल्ली में जाते हैं विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए और वहाँ पे पढ़ते हैं। और हमको लगता है कि बाहर जब हम कभी जाते हैं तो बाहर प्रदेश का एक अलग बात हो जाता है और हमको मतलब ये अंदर से ग्लानि महसूस होता है कि क्यों नहीं हमारे गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय है। तो हमको लगता है कि ये गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय का, और दूसरा कि छपरा में जितने जहरीली शराब पी करके लोग मरे थे उसके लिए, और तीसरा ये था कि अगर बिहार सरकार कोई नौकरी के लिए कोई लड़का आंदोलन करता है और लाठीचार्ज करवाती है सरकार, तो हमको लगता है कि ये बात नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए कि पटना की सड़कों पे छात्रों पे लाठी चला है, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सदन से निकलते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे तो कहते हैं कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, हमको तो पते नहीं है। तो इसी बात पे सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं के प्रति सक्रिय नहीं है। तो ये 3 मुद्दा था जिसको लेकर के अगर जिम्मेदार नागरिक हैं, फिर से कहेंगे जिम्मेदार नागरिक हैं और बिहार के एक युवा हैं, तो काला झंडा ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़नी हो तो काला झंडा। एक चीज़ मैंने देखा था पर्सनली कि बहुत ऐसे लोग देखे हैं, जब वहाँ पे आप काला झंडा लेकर आप उतरे थे तो आपके साथ जब पुलिस ऐसा व्यवहार की थी कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा देशद्रोही है। कैसा उस वक्त महसूस हो रहा था? क्योंकि आप तो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, गोपालगंज के लिए लड़ रहे हैं, गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय हो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो एक कोई गलत चीज नहीं है, आप अपना हक मांग रहे हैं, आप युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था कि लग रहा है कोई देशद्रोही पकड़ाया है। देखिए, भारतीय इतिहास अगर उठा के देखा जाए ना, तो जो भी युवा सरकार से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया है या फिर अपनी बातों को बुलंद किया है, तो उस युवा को लगता है लादीन पकड़ लिया गया है, दाऊद पकड़ लिया गया है, वैसे ट्रीट किया जाता है। क्योंकि सरकारें हमारी नहीं चाहती हैं कि कोई भी युवा सरकार के आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न चिन्ह बन जाए, इसलिए सरकारों को कहीं ना कहीं डर रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब छपरा में काला झंडा दिखाया गया तो हम बार बार कह रहे थे कि देखिए, हम जहरीली शराब में जो भी लोग मरा है, तो समाधान यात्रा मतलब यही ना होता है कि हमारे नेता जाएं कि जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दें। हाँ। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी भाजपा से जब गठबंधन में थे तो खजुरबानी कांड अपने गोपालगंज में हुआ था। उस समय सभी पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया गया था। तो हमको ये बात बताइए कि जब राजद से आप गठबंधन में चले गए, वही नीतीश कुमार जब भाजपा में थे तो मुआवजा देते थे, और वही नीतीश कुमार जब राजद में चले जाते हैं तो सदन में खड़ा होकर इस बात को दावे से कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो ये हमको लगता है कि ये सरासर निर्लजता है किसी नेता का कि आप सदन में खड़ा होकर इसे कैसे बोल सकते हैं, और भी एक बिहार के मुख्यमंत्री। हाँ, और वो भी आप समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। तो हमको लगता है कि समाधान यात्रा का यही उद्देश्य होना चाहिए कि अगर हम किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, किसी गांव में जा रहे हैं, किसी मुख्यालय पे जा रहे हैं, तो वहां उस गरीब परिवार, उस पीड़ित परिवार की आवाज को हिम्मत देना ही समाधान होता है। अच्छा, जब इस चीज के लिए आपको जेल भेजा गया, कितना दिन का जेल हुआ था वैसे आपको?
लगभग 25 दिन जेल में रहे थे। 25 दिन का। इसका सफर थोड़ा बताइए। एक होता है ना कि मैंने गुनाह की और गुनाह का सजा मिलता है तो लगता है चलो मैंने गलती की है तो उसका तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने कोई गलती भी नहीं की और उसके बदौलत मुझे 25 दिन की सजा मिल गई, तो ये मतलब कैसा आपको लग रहा था? जब अंग्रेजी हुकूमियत से भगत सिंह हम सभी के आराध्य हैं वो कहे तो, और भगत सिंह जब अंग्रेजी हुकूमियत से लड़े थे तो उनको फांसी के फंदों को चूमना पड़ा था। तो समझिए कि हम लोग तो अभी 25 दिन जेल गए हैं, अभी कुछ बड़ा नहीं हुआ है। और रही बात जेल का, तो देखिए जेल एक ऐसा दुनिया है, जेल एक अलग दुनिया है। समझिए कि जेल एक ऐसा अलग दुनिया है जिसमें जहाँ कोई सीधा नहीं है। तो सीधा मतलब कोई, मतलब वहाँ जो भी गया है वो कोई ना कोई अपराध ही करके गया है। तो अलग दुनिया जहाँ सब लोग कुछ अलग सोचते हैं, सब लोग कोई ना कोई क्राइम करके आए हैं, तो वो देखने में बड़ा वीराना लगता है। और दूसरा कि जेल एक ऐसा दुनिया है जिस जेल में भी जेल होता है। अगर आप जेल में कोई गलती करते हैं तो आपको सेल में डाला जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत समझदारी, मतलब हम लोग इस चीज को हम बहुत बारीकी से महसूस किए हैं कि अगर देखिए, अगर आप जेल गए तो सबसे पहला जेल में महत्वपूर्ण है कि आप मजबूत रहिए इकोनॉमिकली कंडीशन से। अगर आपके पास पैसा है तो जेल खूब ऐश से कटेगा। अगर आप गरीब परिवार हैं तो हमारा संविधान, गरीब परिवार के लड़के हैं, गरीब आदमी हैं, तो हमारा संविधान जेल में आपको आदमी नहीं मानता है अगर आप गरीब हैं तो। मतलब संविधान उसी को जेल में आदमी मानता है जो मोटा पैसा वाला है। और हम लोग ठहरे गरीब आदमी, हम लोगों का जेल कैसे कटा? अब समझ लीजिए कि हृदय में पहाड़ था और आंखों में समंदर था और हम लोग उसी को समेटे। मतलब समझ लीजिए कि कोई गाना गा देता था, जैसे किसी गाना का जिक्र हो जाता था तो हमको तुरंत हमारी दोस्ती याद आती थी, हमारे दोस्त मित्र याद आते थे। लगता था कि शाम होता था जब 4 बजे खाना मिल जाता है, डिनर। अच्छा। और 5 बजे तक बैरक जब बंद हो जाता है, उसके बाद से हम लोग का क्या है कि हम लोग युवा हैं, हम लोग 5 बजे के बाद ज़्यादा निकलना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। तो 5 बजे बैरक बंद हो जाता था, हम ग्रिल पकड़ के पूरी रात काट लेते थे जगह जगह, क्योंकि हमको आदत था कि 5 बजे के बाद हमको टाउन में घूमना है। तो ये चीज़ महसूस करते थे तो रोना आता था। और हमको लगता है कि जेल का सफ़र अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है बच्चों के लिए, और अब परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा उस वक्त, क्योंकि मेरा लड़का गुनाह ही नहीं किया और बिना गुनाह का वो जेल में चला गया। तो एक दिन बहुत बड़ा चीज हो जाता है। एक दिन का जो 24 घंटा का सफर होता है वो ही बहुत बड़ा चीज होता है। वो तो 25 दिन के बाद आपके मम्मी पापा पे क्या मतलब बीत रहा था? वो कभी ऐसा नहीं बोलेगे क्या तुम कर रहे हो यार, छोड़ ही दो ना, तुम लोगों के लिए लड़ रहे हो, तुमको जेल डाल दे रहा है सब। हमारे पिताजी का बहुत अहम योगदान रहता है कि बेटा हमारा नेता बने। और उसके बाद से माताजी थोड़ी हमारी इमोशनल हैं। और जब हम जेल जाने वाले थे तो कोर्ट से फ़ोन किए थे, कचहरी में जब हम लोग सीजीएम के सामने पेशी हुई थी, उसके बाद से हम माँ को फ़ोन किए थे कि जा रहे हैं जेल। तो माँ रोने लगी और उसी समय माँ इतना चिंता कर ली कि उसका तबीयत खराब हो गया और पेट वेट में दर्द और कुछ ऐसा ही बीमारी टाइप का शुरू हो गया। और उसके बाद से हमारे मित्र अर्जुन जी, प्रशांत राय हैं और ऋषभ जी थे, अंबर जी थे, आशीष, सचिन, जो भी मैंने जितने भी मित्र हैं हमारे, वो लोग हमारी माँ को ले जाके अस्पताल में एडमिट करवाए थे और इलाज हुआ। उसके बाद से हम जेल से निकले तो माँ का ऑपरेशन भी करवाया, इतना सीवियर कंडीशन आ गया था। और जब हम जेल से आए तो माँ हमारी बोल रही थी कि छोड़ना दो ये सब, कोनो फायदा नहीं है, लोग खतरा लड़ा तरह लोग का जाने साथ दी कि ना दी। क्या आपको लगता है कि आप गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय डलवा ही देंगे? बिल्कुल आएगा विश्वविद्यालय। और देखिए, पहले आज से 3 साल पहले कोई विश्वविद्यालय का जिक्र नहीं करता था गोपालगंज में। और ये हम लोगों की उपलब्धि है, हमारा दल का ये उपलब्धि है, ओंकार दल हम लोग चलाते हैं, उस दल की ये उपलब्धि है। और हम धन्यवाद कहेंगे अपने सभी साथियों का, दल के जितने सक्रिय सदस्य हैं। आज हमारा जो भी चुनाव आया था, जो विगत दिन पहले विधानसभा का चुनाव आया था, तो उस समय हमारा मुद्दा समझ लीजिए हर एक नेता के जुबान पे था। चिराग पासवान जब गोपालगंज में आए थे कवर चुनावी रैली में, तो उस समय भी वो बोले थे कि गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय देना चाहिए। तो हम लोगों का मुद्दा वहाँ तक पहुँचा था। उसके बाद से लगातार जनक चमार जी हैं, उसके बाद से गप्पू बाबू हैं,
ये लोग लगातार सदन में अभी आवाज उठा रहे हैं कि गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। तो अब समझिए कि किसी जमीन के एक छोटे से हिस्से से अगर एक आवाज उठी है कि गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय चाहिए और वो आवाज आज सदन में पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सार्थक आवाज हो जाएगा और विश्वविद्यालय मिलेगा। गोपालगंज के आप हैं, इसके नाते एक सवाल बनता है कि छपरा यूनिवर्सिटी जो जेपी यूनिवर्सिटी है छपरा में, मैं भी उसी से पास आउट हूँ। 3 साल की डिग्री को मैंने 5 साल में क्लियर किया है। तो ये जो इसका जो सिलसिला है, इस पे आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहली गलती हम लोगों की है। ये मानना पड़ेगा कि जितने भी युवा, जितने भी हमारी बहनें अगर जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़ती हैं, ये सब गलती हम ही लोगों का है। इसलिए हम लोग का है क्योंकि देखिए सिर्फ हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं, तो टीचर बोल दिया कि ठीक है पढ़ना है आपको, क्लास करना है, बैठे रहिए करिए, या फिर टीचर कभी कभी भगा भी देता है छात्रों को। तो हमको लगता है कि वही एक बेहतर समय है अपनी आवाज़ को मजबूत करने का। अगर आप देखिए, अगर आप सोचने लगिएगा कि मेरा कोई आवाज़ दूसरा उठाए, हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, बिल्कुल, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो। तो यही मेंटलिटी बदलना पड़ेगा। जैसे अगर हमको हमारे साथ कोई समस्या हुआ, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, हमारे साथ बस इतना समस्या हुआ कि हमको पानी पीने के लिए हमारे कॉलेज के कैंपस से निकल करके 500 मीटर दूर जाना पड़ता था, वहाँ शुद्ध पेयजल नहीं मिलता था। हम उसके लिए भी आंदोलन किए हैं अपने कॉलेज में। तो समझिए कि अगर जेपी यूनिवर्सिटी में सत्र नियमित नहीं है तो आपको और हमको और जितने भी युवा हैं, हमारी बहनें, सबको रोड सड़क पे आना चाहिए और सबको इस बात को दावे से कहना चाहिए कि भाई शिक्षा हमारा एकदम अधिकार है शिक्षा पे, और हम बेहतर शिक्षा पाने के अधिकृत हैं। मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा नाम है। अभी जो बिहार में जो चीज़ें चल रही है, अभी जो उनको पुलिस पकड़ के लेकर गई, अभी पता ना वो कहाँ है, जेल में है या फिर रिमांड पे है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पर जो भी हुआ, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने फ्रॉडबाजी की है, मतलब अपने से लोगों को ये करवाए और उधर से भगवाए, बहुत सारा चीज़ हुआ है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक राज्य में अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस प्रकार से घृणित समस्या उत्पन्न किया जाता है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं दुखद है और लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल। देखिए कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार किस चीज को माना जाता है, तो वो है माइक और वो है पेन। तो हम ये दो चीज ले करके, अगर कोई मनीष कश्यप लड़का अगर ये कलम और माइक ले करके समाज में जाता है, सरकार की कुनीतियों को गिनवाता है, सरकार की नाकामियों को गिनवाता है और जो काम नहीं हुआ है उसको करने के लिए युवाओं को जागरूक करता है, तो हमको लगता है कि वैसे युवा को सम्मानित करना चाहिए, ना कि किसी बेऊर जेल के 4 दीवारी में उसको कैद करना चाहिए। और फिर भी चलिए मान लेते हैं कैद हो गए मनीष, तो मनीष का कैद होना सिर्फ मनीष का शरीर कैद किया गया है, मनीष के विचारों को नहीं कैद किया गया है। और बढ़ते लोकप्रियता से सबको डर होता है भाई। इसके लिए आप तो किसको जिम्मेदार मतलब साबित करते हैं कि ये? देखिए, इसके लिए सिर्फ तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है, और इसके लिए कहा जाए तो सिर्फ तेजस्वी ही जिम्मेदार है। अब इसका 2 वे है। देखिए कि एक तरह से सरकार में नीतीश कुमार हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार युवाओं को आगे बढ़ता नहीं देख पाए, हो सकता है कि युवा एक दिन उनके कुर्सी पे खतरा बन जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि युवाओं का पैर पे पीछे खींचा जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसका मनोबल तोड़ा जाए। और फिर आते हैं हम तेजस्वी यादव पर, तो कैसे मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव गलत नहीं है। अब एक और एग्जांपल देते हैं कि आज से 2 साल पहले जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, तो वो किसी गर्दनी बाग में जा करके आंदोलन करने वाले युवाओं के बीच खड़े होते हैं और डीएम को फोन करते हैं, कहते हैं कि डीएम साहब हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। वो वीडियो सब लोग देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो अगर उस वीडियो में तेजस्वी यादव विपक्ष में थे उस समय, तब कोई डीएम सर 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 करने लगे, तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव सत्ता में जब हैं, तब कोई डीएम को अपने दरवाजे पे बुला के ये कहते होंगे कि फलाना पे केस करो, हाँ तो करेगा। तो इस हिसाब से तेजस्वी यादव दोषी हैं। तो ये सब चीज से हो सकता है। मनीष भैया जैसे बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो अभी काम कर रहे हैं, तो एक बात बताइए आप, सीधा सवाल है आपसे कि अगर आज मनीष भैया के साथ ये चीज हो गया,
तो क्या कल के जो पत्रकार पैदा होंगे या अभी जो पत्रकार हैं तो उन लोगों के साथ भी ये अगर यही नीति की जाए तो फिर कैसा है? ये बिल्कुल होगा। देखिए कि ये आज से नहीं हो रहा है। युवाओं का पैर खींचना, युवाओं को जेल भेजना और युवाओं को प्रताड़ित करना, ये आज से नहीं हो रहा है। ये भगत सिंह के दौर याद करिए कि उस समय जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब भगत सिंह बोले थे तो उनको जेल भेजा गया, फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद से हमको याद आता है इंदिरा गांधी का जब सरकार था, कहा जाता है तानाशाह सरकार था इंदिरा गांधी का, और उस इंदिरा गांधी के सरकार को गिराने के लिए जब बिहार के युवा आगे बढ़े तो यही लालू यादव ने है जो जेल गए थे। मीसा के आंदोलन में 3 साल के लिए जेल गए थे। यही नीतीश कुमार हैं जो जेल गए थे, जेपी जी के मार्गदर्शन में आंदोलन किया लो, उसके बाद जेल गया लो। तो हमको लगता है कि हर बार युवाओं का आवाज दबा है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला है कि जब जब युवाओं की आवाज, जब जब भगत सिंह को फांसी हुई है तब तब अंग्रेजी हुकूमत की सरकार गिरी है। जब जब जयप्रकाश आंदोलन जैसे युवाओं का आंदोलन हुआ है उस समय इंदिरा गांधी की सरकार गिरी है। और इतना मान लीजिए कि जब जब विपुल चौबे और मनीष कश्यप, अर्जुन सिंह, सचिन कुमार, प्रशांत राय पे समस्या होगा, जब जब इन लोगों की आवाज दबाने का सरकार प्रयास करेगी तो समझ लीजिए कि सरकार गिरेगी। 180 दिन वाला नारा गलत नहीं था। 180 दिन सही में आप गिनिए, देखिए कि जब जब युवाओं पे समस्या हुआ है तब तब सरकार गिरी है और गिरेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चीज गलत है कि ठीक है आप सत्ता पे बैठे हैं, आपके पास गद्दी है, तो आप गद्दी पे बैठ के चाह रहे हैं कि हम मतलब जो हम चाहते हैं वही हो जाए, और इवन कि वो गलत है, तो ये भी तो गलत है। बिल्कुल गलत है। देखिए नेता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई एक जन नेता होता है, एक सिर्फ नेता होता है। तो नेता जो है वो उसको खानदानी और पुश्तैनी मिला है। जन नेता मतलब कि वो जन सेवा करके आगे बढ़ा हो। तो जो पुश्तैनी नेता है वो अपने आप को नेता कैसे मान सकते हैं? वो लोग तो हिटलर न है। उन लोगों को, वो लोग जमीनी स्तर का कोई चीज देखे ही नहीं है। जैसे लालू यादव का हम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए सम्मान करते हैं कि किसी खेत में किसी गरीब किसान के पास हेलीकॉप्टर उतार के उसी खेत में गमछा बिछा के और सतुआ सान के खाने वाले लालू यादव को कैसे भारत भूल सकता है। लेकिन उसी लालू यादव के बेटा है तेजस्वी यादव, किस खेत में, छोड़ दीजिए खेत ना, किस गोपालगंज के, चाहे किस छपरा, सिवान, बेतिया, मोतिहारी, किस फील्ड में उतार के हेलीकॉप्टर और गए हैं किसी गरीब के घर? नहीं गए हैं। तो वो नेता नहीं हो सकते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव गोल्डन स्पून वाले बेटा हैं। तो उनको बिहार अगर नेता के रूप में स्वीकार करती है तो हमको लगता है कि बिहारी गलत हो सकते हैं वहां पे। आप किसी जमीनी व्यक्ति को उठाइए और देखिए किसमें क्षमता है बिहार को लीड करने का, और उसको आप आगे बढ़ाइए, देखिए बिहार बेहतर दिशा में जाएगा। एक चीज है कि मान लीजिए जैसे अभी मनीष भैया अंदर है और कल का मान लीजिए बाहर निकलते हैं और मान के चलिए उनका सत्ता गिर जाता है, तेजस्वी का सत्ता गिर जाता है मान लीजिए, फिर कोई दूसरा बनेगा। फिर कहीं ये भी तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल बाद फिर कोई मनीष कश्यप पैदा हो, फिर ऐसा ही सवाल जवाब करे और फिर उस तरह का कांड किया जाए, उसको जेल भेज दिएगा, फिर वो सत्ता गिरेगा। फिर क्या यही सिलसिला हमारे बिहार में चलता रहेगा? ये बिहार का ही नहीं है सिलसिला। हमको लगता है कि आज़ाद हिंद जब से हुआ है तब से हर नए वर्ष में, हर 10 साल में, हर 20 साल, 50 साल में कोई ऐसा क्रांतिकारी जन्म लिया है जो सब कुछ बदल के रख दिया है। अब उस समय का दौर था कि लालू यादव क्रांतिकारी थे, रामविलास क्रांतिकारी थे, नीतीश कुमार क्रांतिकारी थे, बहुत ऐसे नेता हैं। हो सकता है कि ये दौर है जिसमें विपुल चौबे क्रांतिकारी हो, हमारे साथी अर्जुन क्रांतिकारी हो, मनीष कश्यप क्रांतिकारी हो, ये लोग शीर्ष नेतृत्व करने का मौका इन लोगों को मिल सकता है। अगर हो सकता है कि भविष्य में हम अगर उसी लालू यादव के जैसा हम बिहार चलाने लगे तो शायद कोई फिर से विपुल चौबे खड़ा हो जाएगा, कोई मनीष कश्यप खड़ा हो जाएगा, आंखों में आंखें डाल के सत्ता गिराने की बात करेगा। तो लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम लोग बिहार को बेहतर बिहार और ब्रांड बिहार देखना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में अगर हम काम करेंगे भविष्य में तो हमको लगता है कि हम लोग बेहतर बिहार को लीड कर पाएंगे, बेहतर बिहार को जो अपॉर्चुनिटी बिहार को नहीं मिला है वो हम लोग देंगे। अच्छा विपुल भैया, जाते जाते बिहार के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि बिहार के युवा ये चीज़ को ऑब्जर्व करें? एक चीज़ है बेहद ही महत्वपूर्ण है, हमको लगता है कि देखिए अगर कोई बिहार का युवा अगर बिहार से बाहर जाता है तो वो सभी लोग बिहारी हो जाते हैं। मतलब ये समझने वाली बात है कि अगर हम और आप
किसी गुजरात में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए या तमिलनाडु में चले गए तो हम लोग बिहारी हो जाएंगे। लेकिन वही बिहारी जिस दिन बिहार में आता है उस दिन राजपूत, बाभन, बनिया, पासवान और यादव में बट जाता है। तो हमको लगता है कि युवाओं को ये बात की समझ होनी चाहिए कि आप बिहार में रहिए तो सिर्फ बिहारी बन के रहिए और एक मंच पे इकट्ठा होना सीख लीजिए। अगर एक मंच पे कोई स्वतंत्र, छोड़ दीजिए पार्टी, छोड़ दीजिए नेता, छोड़ दीजिए जात, आप आइए स्वतंत्र बिहारी बन के एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाइए, देखिए बिहार कितना बेहतर दिशा में जाएगा। और बस युवाओं से यही कहेंगे कि आप लोग एकत्रित होइए और स्वतंत्र लड़ाई लड़ने के लिए एकदम सबसे बड़ा चीज है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जातिवाद खत्म होगा तो बहुत सारी चीजों की बदलाव होगी। ओवरऑल ये रहे विपुल चौबे भैया, जो सीधे तौर पे एक चीज यहाँ से निकल के आता है कि जातिवाद से हटना पड़ेगा हमें। अगर हम लोग जातिवाद में ही डूबे रहेंगे तो फिर बहुत सारी चीजों की बदलाव नहीं हो पाएगी। ओवरऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते ये बताइए कि मेरे से बात करके आपको कैसा लगा? आपका हम नाम सुने थे, RDI टॉक्स के बारे में हम जानकारी लिए थे, तो ये निकल के सामने आया था कि एक बेहतर युवा गोपालगंज का रहने वाला, खास कर ये हमको अच्छा लगा कि गोपालगंज में कोई इतना क्रिएटिव सोच सकता है। तो ये आपको बहुत मुबारक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी लोग इनके साथ जुड़िए और इनका चैनल शेयर करिए। ओवरऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे विपुल चौबे भैया। और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई राय है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें RDI टॉक्स के साथ।